हेलो एवरीवन। तो सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम महंगाई बोलते हैं, डिफ्लेशन जिसे मंदी बोलते हैं। तो इनसे रिलेटेड आज तक एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सारे टॉपिक और कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। डिटेल डिस्कशन और आसान से आसान भाषा में आपको हर एक टॉपिक समझाया जाएगा। जैसे शुरुआत करते हैं हम इन्फ्लेशन से। तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। महंगाई का मतलब होता क्या है? तो महंगाई कब आती है? जब चीज़ों के प्राइस लगातार बढ़ते जाते हैं। जैसा कि आपको इस चार्ट में दिखाई दे रहा है कि प्राइस लगातार बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन कहलाता है, और प्राइस लगातार गिरना तो हम यानी कि डिफ्लेशन मंदी कहलाता है। अब प्राइस कब बढ़ते हैं? प्राइस बढ़ने का कारण क्या होता है? तो प्राइस बढ़ने का एक ही कारण होता है, वो होता है डिमांड। जब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो ही चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं। अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो प्राइस कैसे बढ़ेंगे? अगर कोई किसी सामान को ज़्यादा खरीदने लग जाओगे, किसी चीज़ की डिमांड आप ज़्यादा बढ़ा दोगे, तो उसके प्राइस अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाते हैं। अब डिमांड बढ़ने का कारण क्या होता है? तो डिमांड बढ़ने का कारण होता है पैसा। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो ही आप चीज़ों की डिमांड बढ़ाओगे। अगर पैसा कम होगा तो डिमांड कम होगी। तो डिमांड ज़्यादा होने का कारण क्या है? पैसा। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे, और डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ने लग जाएंगे, और प्राइस बढ़ते ही हम क्या बोल देते हैं? महंगाई आने लग गई। अब कितनी चीज़ों के प्राइस बढ़ाएं? 1 के, 2 के, 10 के, 20 के, 50 के, कितनी चीज़ों के प्राइस बढ़े तो हम महंगाई बोलें? तो यहाँ पर बोला जाता है कि प्राइस की बजाय जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है सभी वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें, सभी वस्तु एवं सेवाएं यानी कि ऑल गुड्स एंड सर्विस के प्राइस अगर लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि देश में महंगाई आ रही है। अब इसी चीज़ को मैं एक फ्लो चार्ट के ज़रिए से आपको समझाता हूँ, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहाँ से कई क्वेश्चन ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब होता है एक देश में टोटल अवेलेबल कितनी करेंसी है। जैसे अगर बात करें अभी इसी वक्त पूरे भारत में टोटल कितना पैसा अवेलेबल है, वो पूरे भारत की मनी सप्लाई कहलाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अभी मान लेते हैं आपके कमरे में 4 लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप बैठ के ये वीडियो देख रहे होगे। मान लिया उस कमरे में टोटल 4 लोग बैठे हुए हैं, तो अभी इसी वक्त उन 4 लोगों के पास टोटल जितना पैसा है वो उस कमरे की मनी सप्लाई है। ऐसे ही अभी इसी वक्त पूरे भारत में टोटल कितना पैसा अवेलेबल है, वो पूरे भारत की होगी मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है, पूरे भारत में पैसा ज़्यादा है, तो पूरे भारत में पैसा ज़्यादा होगा तो पूरे भारत की जो डिमांड है वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो मनी सप्लाई ज़्यादा होने से पूरे भारत की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एग्रीगेट डिमांड। अब ये एग्रीगेट डिमांड में और डिमांड में फ़र्क क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। डिमांड, एक आदमी की डिमांड हो तो उसको इंडिविजुअल बोलें या सिर्फ डिमांड, वो इंडिविजुअल डिमांड बोलें या सिर्फ डिमांड बोलें, बात बराबर है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की डिमांड हो तो उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। और वहीं अगर पूरे भारत के लोगों की अगर डिमांड देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड। अब पूरे भारत में पैसा ज़्यादा होगा, मतलब पूरे भारत में मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, तो पूरे भारत में डिमांड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब पूरे भारत की डिमांड ज़्यादा है, भारत ओवरऑल पूरे भारत में पैसा ज़्यादा है, तो पूरे भारत में डिमांड ज़्यादा है। अब पूरे भारत में चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो पूरे भारत में चीज़ों के प्राइस भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मतलब सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें भी लगातार क्या होती रहेंगी? बढ़ती रहेंगी। और कीमतें किस वजह से बढ़ी? क्योंकि पूरे भारत में डिमांड ज़्यादा थी। अब प्राइस लेवल बढ़ रहा है, सभी चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो उससे परचेजिंग पावर ऑफ मनी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब परचेजिंग पावर ऑफ मनी पर कैसा इफेक्ट जाएगा? कीमतें बढ़ने से परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम होती है।
अब सवाल ये उठता है कि कम कैसे हुई। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया एक व्यक्ति था जिसका नाम था सोनू या मोनू, जो आप लगाना चाहो। इस सोनू मोनू के पास 100 रुपये अवेलेबल थे। यह बाज़ार में सामान खरीदने गया। इसको एक पेन पसंद आ गया और उस पेन की कीमत थी 10 रुपये। तो इसने उस दुकानदार से कहा कि ये लो 100 रुपये और जितने पेन आ सकते हो मुझे पेन दे दीजिए। तो उस व्यक्ति ने उसको 10 पेन यानी कि 10 क्वांटिटी उसको पेन की दे दी। 10 पेन उसको दे दिए। 10 रुपये कीमत थी एक पेन की और उसके ऊपर उसके पास अवेलेबल टोटल 100 रुपये थे। कुछ समय बाद वो दोबारा दूसरी दुकानदार के पास जाता है और वो कहता है कि ये लो 100 रुपये और वही पेन मुझे दे दो। तो उस दुकानदार ने केवल अब की बार उसको 5 पेन दिए। तो कहता है कि भाई 5 पेन क्यों दिए आपने मुझे? तो दुकानदार कहता है कि भाई उस पेन की जो कीमत है वो 10 रुपये से बढ़कर अब 20 रुपये हो गई है। प्राइस बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से उस पेन की कीमत बढ़ गई। तो अब 100 रुपये में अब आप 10 पेन नहीं, अब आप केवल 5 पेन ही परचेज़ कर पाओगे। तो महंगाई बढ़ने से 100 रुपये में जितना आप पहले सामान परचेज़ कर लेते थे, अब उतना सामान आप परचेज़ नहीं कर पाओगे। मतलब 100 रुपये से परचेज़ करने की जो पावर थी, 100 रुपये की जो परचेज़ करने की पावर थी, वो महंगाई की वजह से क्या हो गई? कम हो गई। उसी को बोलते हैं हम परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होना? कम होना। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम क्यों हुई? क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ गया था। अब प्राइस लेवल क्यों बढ़ा था? क्योंकि पूरे देश में डिमांड ज़्यादा थी। अब पूरे देश में डिमांड क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा था। वहीं अगर इसका उल्टा होगा तो वो होगा डिफ्लेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो जनरल प्राइस परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम होना मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम होना, इसी को बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। क्लियर है यहाँ तक? अब इन्फ्लेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम होना। पेपर में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है कि इन्फ्लेशन इज नोन एज, ऑप्शन दिए हुए थे 4। तो एक बार परचेजिंग पावर ऑफ मनी से आया था ऑप्शन, एक बार जनरल प्राइस लेवल से आया था। तो घुमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन देता है। इकोनॉमिक्स में कभी भी क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, ऑप्शन रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम होना। और परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम होना या कह सकते हो जनरल प्राइस लेवल बढ़ना। अब ये क्यों बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं और किसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल बढ़ा? तो सभी चीज़ों का एक मेन कारण है, वो है मनी सप्लाई। अगर पूरे देश में अगर मनी सप्लाई अगर ज़्यादा नहीं होती तो ना तो डिमांड बढ़ती, ना डिमांड बढ़ती तो ना प्राइस लेवल बढ़ता, और ना प्राइस लेवल बढ़ता तो ना परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम होती। तो और परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो गई मतलब देश में महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन आ गई। तो इन्फ्लेशन का मेन कारण क्या है? इन्फ्लेशन का मेन कारण निकला आपका मनी सप्लाई। तो कारण क्या आया? मनी सप्लाई। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन उठते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का कारण मनी सप्लाई है, तो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लो, देश में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएंगी। तो बिल्कुल सही, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो किसको कंट्रोल कर लो? मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लो। अब मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है? एक सेकेंड, मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है? तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम एक तो आरबीआई करता है और दूसरा करती है गवर्नमेंट। दूसरा कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, जिससे आप कह सकते हो दूसरी भाषा में महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने का काम आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों देखती हैं। अब आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? तो आरबीआई के द्वारा मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एक नीति बनाई जाती है, एक पॉलिसी बनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जिसको हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, मुद्रा की नीति। अब
गवर्नमेंट के द्वारा कैसे कंट्रोल की जाती है? तो गवर्नमेंट भी एक पॉलिसी बनाती है जिसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। तो क्लियर हुआ? तो आप यहाँ से नोट डाउन करके लिख सकते हो कि भारत में मुद्रास्फीति यानी कि मनी सब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम जो है वो आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। मतलब आरबीआई और गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती हैं, और कंट्रोल करने का काम कैसे करती हैं कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती हैं। अब वहीं बात करें कि भाई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, यहाँ पर देखें कि भाई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें। तो इन्फ्लेशन का कारण क्या था? मनी सप्लाई बढ़ना। तो आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिलकर मनी सप्लाई को कम करने का कोशिश करती हैं कि अगर मनी सप्लाई कम हो गई तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। क्लियर है? वहीं अगर बात करें डिफ्लेशन की, तो डिफ्लेशन में क्या होगा? इन सभी का उल्टा होगा। डिफ्लेशन मंदी कब आती है? जब हमारे पास पैसा कम होता है। पैसा कम होगा तो हमारी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो चीज़ों के प्राइस लेवल घटने लग जाएगा, प्राइस लेवल घटेगा तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी बढ़ेगी, जिसका मतलब देश में इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ रही है। तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई को बढ़ा दो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब मैंने बात की थी यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की। किसकी बात की थी? एग्रीगेट डिमांड की। तो एक बार एग्रीगेट डिमांड से भी एक फ्लो चार्ट मैं समझा देता हूँ। देखो, मनी सप्लाई अगर बढ़ता है देश में, अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो पूरे देश में डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो पूरे देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड वो बढ़ जाती है। अब पूरे देश की डिमांड एग्रीगेट डिमांड कहलाती है और पूरे देश की सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम एग्रीगेट डिमांड की और एग्रीगेट सप्लाई की। तो पैसा ज़्यादा होने की वजह से पूरे देश की डिमांड ज़्यादा हो जाती है पूरे देश में होने वाली सप्लाई से, जिसको हम क्या बोल देते हैं? जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन किसकी वजह से आई? मनी सप्लाई की वजह से आई। मनी सप्लाई की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। तो एग्रीगेट सप्लाई से एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब पूरे देश में होने वाली सप्लाई कम थी पूरे देश में होने वाली डिमांड से, तो उस देश में क्या आएगी? इन्फ्लेशन आएगी। अब डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो एक बार इसके बारे में अगर डिटेल में देखें तो डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। इसका मतलब स्टॉक की कमी पड़ी, मतलब आपके पास चीज़ें बेचने के लिए अवेलेबल चीज़ें थी 50, लोग खरीदने आ गए 70, तो मतलब आपके पास स्टॉक की कमी थी। अब स्टॉक कम होगा, स्टॉक कम है, डिमांड ज़्यादा है। डिमांड थी 70 चीज़ों की, स्टॉक था 50 चीज़ों का, तो आपके पास स्टॉक कम था। स्टॉक कम है तो आप क्या करोगे? प्रोडक्शन को बढ़ाओगे। प्रोडक्शन क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। अब प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेंगे। आप मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि जब चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है तो जितने लोग काम पर कार्य कर रहे हैं उतने लोगों से काम नहीं चलेगा और लोगों को हायर करना पड़ेगा ताकि हम प्रोडक्शन बढ़ा सकें, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकें। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो लोगों का इनकम लेवल भी बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से, रोज़गार बढ़ने से लोगों की इनकम लेवल यानी कि आय का स्तर भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब आय बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक देश एक तरक्की राह पर जाएगा। वहीं अगर दूसरे फेज में अगर बात करें, प्रोडक्शन बढ़ना मतलब एक देश के अंदर जीडीपी बढ़ना। अब जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक देश में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। मतलब जैसे अगर बात करें आज से लेकर, मतलब एक पूरे साल में पूरे भारत में जितनी भी चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है उनकी वैल्यू जीडीपी बताता है। मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन की वैल्यू एक साल में अंदर जितनी भी की जा रही है उनकी वैल्यू जीडीपी बताता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब किसी देश का जीडीपी बढ़ना, किसी भी देश का जीडीपी बढ़ना मतलब उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ आना। उस देश में क्या आना? इकोनॉमिक ग्रोथ
आना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है किसी भी चीज़, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी वजह से बढ़ती है? क्योंकि उस देश का क्या बढ़ता है? जीडीपी बढ़ता है। अब जीडीपी कब बढ़ेगा? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन कब बढ़ता है? जब चीज़ों के स्टॉक में कमी पड़ती है। चीज़ों के स्टॉक में कमी कब होगी? जब डिमांड ज़्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से। अब डिमांड ज़्यादा कब होती है? जब देश में पैसा ज़्यादा होता है। अब देश में अगर पैसा ज़्यादा है तो महंगाई आएगी। तो चीज़ें फंसती जा रही हैं कि अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो हमें इन्फ्लेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि अगर हमें किसी भी देश में अगर तरक्की लेके आनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो हमें इन्फ्लेशन ज़रूरी लेके आनी पड़ेगी। तो हम इन्फ्लेशन को अच्छा बोलें या बुरा बोलें, क्या बोलें? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन्फ्लेशन अच्छी है या बुरी है। आपको जो भी अब तक समझ में आया है उसके बेस पर इसका जवाब मैं अभी आगे दूंगा, क्योंकि अभी हम अपनी समझने वाली जो गाड़ी चल रही है इसको किसी और प्लेटफॉर्म पर लेके जाते हैं। इस टॉपिक पर हम दोबारा लौटेंगे। तो उससे पहले आप सोचिए कि इन्फ्लेशन अच्छी है या बुरी है। इस फिगर को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? ऐसे ही अगर इसका उल्टा अगर हम देख लें तो इसका उल्टा हो जाएगा कि मनी सप्लाई कम होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी। देखो मैं वो फ्लो चार्ट एक बार बना देता हूँ आपके सामने कंप्लीट। तो फ्लो चार्ट मैंने बना दिया आपके सामने है। जैसे इसमें दिखाया गया कि अगर मनी सप्लाई अगर कम होती है, मनी सप्लाई अगर कम होगी, मनी सप्लाई कम होने से डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, जिसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। अगर डिमांड कम हो गई तो स्टॉक ज़्यादा होगा, स्टॉक ज़्यादा हो गया तो अगली बार हमें प्रोडक्शन कम करना है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर स्टॉक कम करना है मतलब प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। वहीं प्रोडक्शन कम करने से जीडीपी का लेवल गिरेगा, और जीडीपी का लेवल गिरना मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कम होना। अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है, दूसरे फेज़ में अगर इस चीज़ को देखें तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना मतलब एम्प्लॉयमेंट कम होना, जिसकी वजह से लोगों का इनकम लेवल क्या होगा? गिरेगा। तो ये डिफ्लेशन का फेज़ था, ऊपर वाला इन्फ्लेशन का फेज़ था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि जो ये ट्रेड साइकिल होता है, बिजनेस साइकिल होता है, उस पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके लिए मैं एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ पहले, फिर उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया ट्रेड साइकिल का, जिसमें एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, तो इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल है। उससे अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगी। वहीं अगर डिमांड कम हो गई तो एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो कोई भी इकोनॉमी स्टेबल नहीं चलती, उसकी साइकिल ऐसे ही चलती है कि एक बार इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन ठीक हुई तो फिर डिफ्लेशन में डिफ्लेशन ठीक हुई तो दोबारा इन्फ्लेशन। तो ये साइकिल जितनी ज़्यादा लंबे समय तक जाएगी या कम से कम समय में रहेगी, वो हर एक इकोनॉमी में डिफर टाइम पीरियड चलता है। अब मान लेते हैं अगर जैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर थे, एक इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल थी। अब वो इकोनॉमी इन्फ्लेशन की तरफ भागी, तो इन्फ्लेशन में जहाँ पर वो हाईएस्ट इन्फ्लेशन पे जाती है, मतलब मैक्सिमम इन्फ्लेशन जो टच करती है, मतलब बूम पीक पर पहुँच गई अपने। तो पीक पर पहुंचने के बाद इन्फ्लेशन, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो सरकार और आरबीआई भारत में उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो हर एक देश का सेंट्रल बैंक और हर एक देश की गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने का काम करेगी। तो कंट्रोल करने का काम करती है तो इन्फ्लेशन जो है वो कम होने लग जाती है, और इन्फ्लेशन कम होना मतलब उस इकोनॉमी में क्या आना? रिसेशन आना, मंदी आना। तो जैसे ही इकोनॉमी कम होगी, इकोनॉमी की जैसे महंगाई बढ़ रही थी तो प्रोडक्शन बढ़ रहा था, प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, यहाँ पर जो हमने ये चीज़ें देखी इस वाले फोल्डर में। और वहीं अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। मनी सप्लाई को कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम होगी। तो ये दोनों काम एक साथ हो जाते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे। मतलब इस पॉइंट पे आकर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाने थे वो उठाने भी लग गई।
तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में आकर इकोनॉमी में महंगाई के साथ साथ डिफ्लेशन भी एंटर कर लेती है। मंदी आना शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन, जहाँ पर इन्फ्लेशन के साथ साथ डिफ्लेशन भी आ गई। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। इसको क्या बोला जाता है? स्टैगफ्लेशन। अब इसके बारे में और चीज़ें लिखवाऊंगा मैं स्टैगफ्लेशन के बारे में। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होती जाती है तो इन्फ्लेशन कम होती होती डिप्रेशन में पहुंच जाती है। मतलब रिसेशन आया, रिसेशन के बाद इकोनॉमी में कंट्रोल नहीं हुआ और इकोनॉमी एकदम धड़ाम से काफ़ी ज़्यादा नहीं गिर गई, काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेशन में चली गई। उसको बोला जाता है डिप्रेशन, घोर मंदी। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए सरकार अपने जो नेसेसरी एक्शन है वो लेगी, आरबीआई के द्वारा भी एक्शन लिए जाएंगे। तो इकोनॉमी वापस ऊपर भागने लग जाएगी, वापस अपने अच्छे ट्रैक पर आने लग जाएगी, जिसको बोला था कि इकोनॉमी फिलहाल रिकवरी की स्टेज पे है। तो आपको ये दो वर्ड काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलेंगे कि भाई आने वाले समय में रिसेशन देखी जा सकती है या आने वाले समय में देश में रिकवरी काफ़ी अच्छे से होगी। तो रिकवरी का मतलब हम लोग डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं और रिसेशन का मतलब हम लोग इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन की तरफ एंट्री ले रहे हैं। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। और यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है स्टैगफ्लेशन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टैगफ्लेशन के बारे में मैं आपको एक और अच्छे से समझा देता हूँ कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो आप हेडिंग डालिए एक बार स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति जनित मंदी। मतलब आप कह सकते हो कि व्हेन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एग्जिस्ट टुगेदर, व्हेन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एग्जिस्ट टुगेदर। जब महंगाई और मंदी एक साथ आ जाएं। अब इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं कि इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल क्या होता है? बढ़ता है। इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। और डिफ्लेशन में एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट लेवल डिफ्लेशन में क्या होगा? गिरेगा। ये ऑलरेडी मैं चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करवा चुका हूँ कि भाई जो डिफ्लेशन में एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है? गिरता है। और इन्फ्लेशन में प्राइजेस क्या होते हैं? बढ़ते ही, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो जब प्राइस बढ़े और एम्प्लॉयमेंट गिरे, प्राइस बढ़ने के साथ साथ लगातार रोजगार का स्तर गिरता जा रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। या हम बोलें कि प्राइस लगातार बढ़ रहे थे और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था। एम्प्लॉयमेंट कम होना मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होना? बढ़ना। आप इसको भी क्या बोल सकते हो? स्टैगफ्लेशन बोल सकते हो। मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों एक साथ एक इकोनॉमी में आना, मतलब उस देश में स्टैगफ्लेशन आना। और स्टैगफ्लेशन की जो सिचुएशन है दोस्तों, वो एक इकोनॉमी में कब आती है? मान लिया एक इकोनॉमी में को जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए था वो उस स्पीड से नहीं बढ़ रही। मान लिया एक इकोनॉमी में, भारत की ही अगर बात करते हैं तो भारत में सालाना मान लेते हैं कि 10 लाख नए लोगों को रोज़गार देना था, एम्प्लॉयमेंट देना था। तो 10 लाख लोगों को नौकरियां देनी थी, लेकिन वो पूरे 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे। मतलब 10 लाख में से 8 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, 2 लाख लोग अनएम्प्लॉयड रह गए। तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई देश तरक्की नहीं कर रहा। मतलब देश में इकोनॉमिक ग्रोथ है तो, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं है जितनी स्पीड से होनी चाहिए। मतलब टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट से या टारगेटेड ग्रोथ रेट से अगर कोई देश नीचे चल रहा है तो उस देश में महंगाई तो है ही है। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कब आएगी? हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कब आएगी? जब उस देश में इन्फ्लेशन होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ है मतलब इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन के साथ साथ डिफ्लेशन भी ऑलरेडी चल रही है क्योंकि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी है। जैसे ये 8 लाख नए लोगों को रोजगार मिलेगा तो इनके पास पैसा ज़्यादा जाएगा, तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, इनकी डिमांड बढ़ेगी तो इनकी वजह से चीज़ों में प्राइस लेवल क्या होंगे? बढ़ेंगे। अब ये जो नए 2 लाख आदमी थे इनको तो काम मिला नहीं, काम नहीं मिला तो इनके पास पैसे की होगी कमी, पैसे की कमी होगी तो इकोनॉमी में डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस लेवल भी क्या होंगे? कम होंगे। तो मतलब महंगाई और मंदी दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं।
क्लियर है ना। तो स्टैगफ्लेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप आगे हेडिंग डालिए स्क्यूफ्लेशन। हम सीख रहे हैं, मैं एक बार आपको टाइप ऑफ इन्फ्लेशन सिखा देता हूँ कि टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होते क्या हैं। तो स्टैगफ्लेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टैगफ्लेशन होता क्या है। ऐसे ही आपको ट्रेड साइकिल क्लियर हो गया और मनी सप्लाई को भी क्लियर हो गया। और मनी सप्लाई को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी बना के और फिस्कल पॉलिसी बना के। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी करने से पहले हम एक बार टाइप ऑफ इन्फ्लेशन देख लेते हैं कि महंगाई के प्रकार कितने हैं। तो उसमें ऑलरेडी हम एक देख चुके हैं, वो देख चुके हैं हम स्टैगफ्लेशन। तो नेक्स्ट डालिए आप स्क्यूफ्लेशन। तो स्क्यूफ्लेशन तो क्या लिखा हमने लिखा कि व्हेन द प्राइस लेवल ऑफ सम कमोडिटीज इंक्रीजेज एंड प्राइस ऑफ सम कमोडिटीज डिक्रीज, मतलब कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़े या और कुछ की घटे। तो इन्फ्लेशन में हमने क्या देखा था, इन्फ्लेशन में हमने देखा था कि जनरल प्राइस लेवल या तो बढ़ रहा है। जनरल प्राइस लेवल क्या होना, बढ़ना, सभी वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ना, लेकिन सभी की तो नहीं बढ़ रही। कुछ चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, सभी के नहीं बढ़ रहे, तो उसको हम इन्फ्लेशन तो नहीं कह सकते। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम स्क्यूफ्लेशन। सभी के नहीं बढ़ रहे, कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, कुछ की कम हो रही हैं, तो वो इन्फ्लेशन नहीं, वो क्या होगा, स्क्यूफ्लेशन। तो स्क्यूफ्लेशन के बाद आप लिखिए बोटल नेक इन्फ्लेशन। तो बोटल नेक इन्फ्लेशन में क्या लिखा, तो इसमें है कि जब किसी इकोनॉमी में सप्लाई एकदम से गिर जाए और डिमांड सेम रहे, कारण चाहे कुछ भी हो। जैसे मान लेते हैं कि एकदम से बाढ़ आ गई, बाढ़ आने की वजह से फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो देश में डिमांड एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई तो दोनों बराबर थे, 100। बाढ़ आने की वजह से फसल एकदम ख़राब हो गई, फसल ख़राब हो गई तो सप्लाई हम नहीं कर पाए, सप्लाई गिर गई एकदम। जो 100 चीज़ों की सप्लाई हो रही थी, 100 टन की सप्लाई हो रही थी, वो एकदम से कम होकर कितनी टन पे आ गई, 60 टन पे आ गई। एक एरिया में बाढ़ ज़्यादा आ गई जिसकी वजह से फसल ख़राब हो गई। लेकिन लोग खाने पीने की चीज़ों को तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो डिमांड उतनी ही रहेगी। तो डिमांड रही बरकरार, कितनी, 100 चीज़ों की ही रही। तो यहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो गई एग्रीगेट सप्लाई से, तो यहाँ पर उन चीज़ों के प्राइस एकदम से बढ़ने लग जाएंगे। तो अचानक से किसी चीज़ की सप्लाई कम होने की वजह से उस चीज़ के प्राइस एकदम से बढ़ने लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोटल नेक इन्फ्लेशन, या इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो क्लियर है। तो किसी भी चीज़ की सप्लाई में एकदम से कमी आ जाए और डिमांड कांस्टेंट बनी रहे, डिमांड उतनी ही रहे, तो उस टाइप की इन्फ्लेशन को क्या बोला जाता है, बोटल नेक इन्फ्लेशन बोला जाता है। इसके बाद आप लिखिए कोर इन्फ्लेशन। तो नेक्स्ट है कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन में हमने लिखा व्हेन द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इंक्रीजेस एक्सेप्ट फूड एंड फ्यूल, मतलब खाद्य एवं ईंधन सामग्री को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें अगर लगातार बढ़ती चली जाएं, मतलब खाद्य मतलब खाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, फ्रूट, फूड आपका, इसमें गेहूँ, चावल, दाल है ना, आटा, इन और ईंधन में आपका आ गया पेट्रोल, डीजल, सीएनजी है ना, एलपीजी, ये चीज़ों के, इन सभी चीज़ों को, फूड एंड फ्यूल चीज़ों को छोड़कर अगर सभी चीज़ों के लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं, मतलब मोबाइल रिचार्ज महंगा हो रहा है, ट्रेन का किराया महंगा हो रहा है, बिजली महंगी होती जा रही है, कॉपी पेन लेके आ रहे हो वो महंगे हो रहे हैं, गाड़ियाँ महंगी होती जा रही हैं, मोबाइल महंगे होते जा रहे हैं ना, फूड एंड फ्यूल चीज़ों को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं अगर उनके प्राइस लगातार बढ़ते रहें तो उन चीज़ों, उस महंगाई को बोला जाता है कोर इन्फ्लेशन। ऐसे ही अगर नेक्स्ट बात करें, अगर आपका आ जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन, अब हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है, जैसे इन्फ्लेशन में मैंने क्या कहा, सभी वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ना। जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें अगर लगातार बढ़ेंगी तो उसको बोलेंगे हम इन्फ्लेशन। वो इन्फ्लेशन आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन ही होती है। तो आप इसमें लिख सकते हो हेडलाइन इन्फ्लेशन में व्हेन द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इंक्रीजेस, व्हेन द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इंक्रीजेस, जब मतलब सभी वस्तुओं की कीमतें अगर या सेवाओं की कीमतें अगर लगातार बढ़ रही हैं तो उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन या सिर्फ इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब सभी वस्तुओं की कीमतों में से हम फूड और फ्यूल प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, उनको हटाकर, उनकी कीमतें नहीं बढ़ रही, उनको छोड़कर अन्य चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसको बोला जाता है कोर इन्फ्लेशन। अब कोई कैटेगरी नहीं बनाई,
कोई भी कैटेगरी नहीं बनाई तो कुछ खाने पीने की चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, कुछ और चीज़ों के बढ़ रहे हैं, मतलब कुछ कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं और कुछ के घट रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, स्क्यूफ्लेशन। तो क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपको टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में ये कुछ 4-5 टाइप के आपको इन्फ्लेशन टाइप ऑफ इन्फ्लेशन अभी करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। तो आप आगे लिखिए इस। चलो नेक्स्ट है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब है कि जिसमें सालाना महंगाई दर लगभग 3% तक बढ़े। अब सालाना महंगाई दर का मतलब क्या है मेरा यहाँ पर, जैसे मान लिया पिछले साल रेट थे किसी चीज़ों के 100 रुपये, इस साल रेट हो गया 103 रुपये, तो कितने रुपये प्राइस बढ़ गया, तो 3 रुपये कीमत बढ़ गई। कहाँ से बढ़ी, 100 रुपये से बढ़ी, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितने परसेंट महंगाई बढ़ गई, तो यहाँ पर महंगाई यानी कि प्राइस कितने परसेंट बढ़ा, वो बढ़ा 3%। तो क्लियर है। तो यहाँ पर कीमतें कितने परसेंट बढ़ी, 3% बढ़ी। तो मतलब क्रीपिंग इन्फ्लेशन उस टाइप की इन्फ्लेशन को बोला जाता है जिसमें जब सालाना महंगाई दर है वो लगभग 3% तक अगर बढ़ रही है तो वो होगी हमारी क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो नेक्स्ट आता है हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती फिरती महंगाई। अब इसमें जो महंगाई दर है वो सालाना 4 से 5% तक अगर महंगाई लगातार बढ़ रही है तो उसको हम वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब सालाना महंगाई जो दर है वो 4% से लेकर 5% के बीच में है तो वो वॉकिंग इन्फ्लेशन होगा। वॉकिंग इन्फ्लेशन के बाद नेक्स्ट है हमारा रनिंग इन्फ्लेशन। तो रनिंग इन्फ्लेशन में हमारा जो महंगाई दर है वो सालाना लगभग 9% तक अगर महंगाई बढ़ रही है तो उस टाइप की इन्फ्लेशन को बोला जाता है रनिंग इन्फ्लेशन। कि 9% तक महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है तो वो हमारी रनिंग इन्फ्लेशन आ जाती है। रनिंग इन्फ्लेशन के बाद नेक्स्ट हमारा गैलोपिंग इन्फ्लेशन, उछलती कूदती महंगाई। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन में जो सालाना महंगाई दर है वो डबल और ट्रिपल डिजिट में पहुंच जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 10% से लेकर 999% तक अगर महंगाई बढ़ रही है, मतलब डबल और ट्रिपल डिजिट में अगर महंगाई बढ़ रही है तो उस महंगाई को गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन के बाद नेक्स्ट आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में हमारी जो इन्फ्लेशन जो रेट है वो मोर देन 1000%, मतलब 1000% से ज़्यादा अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब 1000% यानी कि 4 डिजिट में जो महंगाई बढ़ जाती है तो हमारी हाइपर इन्फ्लेशन चली जाती है। और हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ही खतरनाक सिचुएशन चली जाती है किसी भी महंगाई की। तो सबसे खतरनाक सिचुएशन जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन है। हाइपर इन्फ्लेशन आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लिया किसी कंट्री के अंदर सरकार ने ऐसे स्टेप उठा दिए कि वो बोलते हैं कि भाई गरीबी का मतलब क्या है, लोगों के पास पैसा कम होना। बोला पर लोगों के पास पैसा कम क्यों है, पैसा जब छापना हमारे हाथ में है तो बोला छापो पैसा। तो किसी भी गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा पैसा छाप दिया कि लोगों के पास पैसा ही पैसा हो गया, और उस पैसे ज़्यादा पैसा होने की वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई हद से ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा आ गई। तो कई बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें हाइपर इन्फ्लेशन ऑलरेडी आई हुई है। उसके नाम अगर आप लिखना चाहो तो उसमें आप लिख सकते हो हंगरी, जिम्बाब्वे, यूगोस्लाविया, जर्मनी, ग्रीस, चाइना, इटली, रसिया, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान। ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑलरेडी हाइपर इन्फ्लेशन आई हुई है। मतलब वहाँ पर जो दिन का जो रेट था महंगाई का वो लगभग 200% महंगाई बढ़ रही थी। मतलब आप आज किसी सामान को लेने जा रहे थे, पूछा भाई कितने रुपए का सामान है, तो उन्होंने कहा कि 10 रुपये किलो सामान है। तो अगले दिन वापस लेने गए तो 20 रुपये हुआ मिला, अगले दिन लेने गए तो 40 रुपये हुआ मिला। मतलब वहाँ पर लगभग 24 घंटे में चीज़ों के रेट डबल हो रहे थे। लगभग 24 घंटे में चीज़ों के रेट डबल हो रहे थे। मतलब बहुत ही भयानक सिचुएशन जो जिसको बोला जा सकता है वो हाइपर इन्फ्लेशन ऑलरेडी है। तो हंगरी में 1946 के आसपास आई थी, जिम्बाब्वे 2008। आप लिखना चाहो तो लिख लो कि हंगरी में 1946 के आसपास आई थी महंगाई, और जिम्बाब्वे में सन 2008 के आसपास आई थी। अगर करंट की बात करें तो करंट में आपका वेनेजुएला 2016 के आसपास यहाँ पर महंगाई आई थी। क्लियर है। तो जिम्बाब्वे, हंगरी और वेनेजुएला ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो हाइपर इन्फ्लेशन के।
वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट है, टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट वो है 4%। तो कितनी है? 4%। तो 4% अगर महंगाई भारत में बढ़ रही है हर साल, टारगेट रखा हुआ कि भाई सालाना 4% के आसपास महंगाई दर को कंट्रोल करना है, उसमें 2% की कमी, उसमें 2% की कमी और 2% की उसमें वृद्धि को फेवरेबल माना गया है। मतलब आप कह सकते हो कि 2% से लेकर 2% से लेकर 6% के बीच में महंगाई को क्या किया जा रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब इकोनॉमी को इस हिसाब से चलाना है, 2% से लेकर 6% के बीच में इकोनॉमी को सफ़र करना है। लेकिन अगर 6% से ऊपर चली जाती है तो उसको खींचकर नीचे लाया जाता है, और 2% से अगर नीचे चली जाती है तो वो डिप्रेशन की तरफ भागने लग जाती है, डिफ्लेशन की तरफ भागने लग जाती है, तो उसको उठाकर ऊपर लाया जाता है। तो भारत में जो टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट है दोस्तों वो है 4%, जिसमें 2% की कमी और 2% की वृद्धि उसमें शामिल है। मतलब 2% से लेकर 4% तक, 6% तक का जो टारगेटेड है वो हमारा इन्फ्लेशन टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट है। उसके बाद आप हेडिंग डालिए, एक होता है हमारा फिलिप्स कर्व। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी में तो खासकर फिलिप्स कर्व के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिलिप्स कर्व है क्या? तो फिलिप्स कर्व क्या होता है दोस्तों? जो ये फिलिप्स कर्व हमारा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन दिखाता है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता है। अब कैसा रिलेशन होता है? हमें पता है कि अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो क्या होगा? गिरेगा। तो दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन शो करता है। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन शो करता है? नेगेटिव रिलेशन शो करता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई कब बढ़ती है? जब हमारे पास पैसा ज़्यादा होता है। तो पैसा ज़्यादा होगा तो हम डिमांड बढ़ाएंगे, और डिमांड बढ़ाएंगे तो चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना मतलब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम होना। तो फिलिप्स कर्व जो है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में रिलेशन शो करता है। और कैसा रिलेशन है हमारा? यहाँ पर हमारा नेगेटिव रिलेशन शो करता है। लेकिन जो ये फिलिप्स कर्व की जो ये थ्योरी है दोस्तों, ये शॉर्ट रन में ही एप्लीकेबल है, छोटे टाइम में ही ये एप्लीकेबल होगी, शॉर्ट पीरियड में। क्योंकि लंबे पीरियड की अगर बात करें, लॉन्ग पीरियड में जो हमारा जो फिलिप्स कर्व है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है। मतलब लंबे समय में महंगाई बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं जाता। तो आप लिख सकते हो कि इन लॉन्ग पीरियड में जो फिलिप्स कर्व है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। उस सिचुएशन को बोला जाता है नायरू। उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? नायरू, NAIRU, NAIRU। इसका मतलब होता है नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्लियर है? तो फिलिप्स कर्व हमारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में रिलेशन दिखाता है। और रिलेशन कैसा है? नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। और जो ये थ्योरी है दोस्तों, जो ये नेगेटिव रिलेशन है, ये सिर्फ शॉर्ट रन में दिखाता है, क्योंकि लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, और उस सिचुएशन को नायरू बोला जाता है, जिसको नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया। भारत में महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है? कैसे कंट्रोल नहीं, कैसे मेज़र किया जाता है, उसका माप कैसे लगाया जाता है? तो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो दो टाइप से भारत में इन्फ्लेशन को मेज़र किया जाता है। तो पहला है हमारा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसमें रिटेल प्राइस पर में, यानी कि एक कंज्यूमर को किस हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं, कितने रेट पर मिल रही हैं,
पहले किस रेट पर मिलती थी, अब किस रेट पर मिलती हैं। तो एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से महंगाई को कैलकुलेट किया जाता है कि पहले कंज्यूमर को किस रेट में चीज़ें मिल रही थी, अब कितने रेट पर मिल रही हैं। मान लिया पहले 10 रुपये पर मिलती थी, अब 12 रुपये पर मिल रही हैं, तो 2 रुपये कीमत बढ़ गई, 10 रुपये पर इंटू 100 तो 20% महंगाई बढ़ गई। तो कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को मेज़र किया जाता है सीपीआई में। तो जो सीपीआई है, सीपीआई के जो टाइप हैं दोस्तों, उसमें 3 टाइप का सीपीआई हम पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम सीपीआई, उसमें पहला जाता है हमारा सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई रूरल प्लस अर्बन दोनों। तो मेन जो हमारा सीपीआई रूरल प्लस अर्बन, उसको मेजरमेंट के लिए भारत में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर 3 आगे, पहला आया हमारा सीपीआई रूरल, सीपीआई ग्रामीण। अब सीपीआई जो रूरल है दोस्तों, सीपीआई रूरल में टोटल 448 टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज थे यहाँ हैं, जिनके आधार पर महंगाई को कैलकुलेट किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज। और अर्बन की बात करें, शहरी क्षेत्र की अगर बात करें, तो वहाँ पर 460 टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जिनके आधार पर महंगाई को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे 448 कैटेगरी के गुड्स हैं, जिसमें मान लिया एक एग्जांपल ले लेते हैं खाने पीने की चीज़ों में आलू का। मान लिया आलू सन 2012 में किस रेट पर मिल रहा था, सन 2024 में। नवंबर के महीने में 2012 में आलू का क्या रेट था और नवंबर के महीने में सन 2024 में आलू का क्या रेट है। तो कितना % महंगाई बढ़ी वो आपका, और एक कंज्यूमर के आधार पर, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यूज़ के आधार पर कि भाई सन 2012 में नवंबर के महीने में आलू कंज्यूमर को किस रेट पर मिल रहा था, और वर्तमान में नवंबर के महीने में ही एक कंज्यूमर को जो आलू है वो कितने रुपए पर मिल रहा है, तो कितना % रेट बढ़ चुका है। तो ये आपका सीपीआई रूरल में कैलकुलेट किया जाता है। ऐसे ही अर्बन में टोटल 460 टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कैलकुलेट किए जाते हैं। डब्ल्यूपीआई में गुड्स सर्विसेज सर्विसेज नहीं आती थी वहाँ पर, उसमें इंक्लूड नहीं थी, वहाँ पर केवल गुड्स थे। तो सीपीआई का मतलब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर महंगाई को कैलकुलेट किया जाता है। और सीपीआई किसके अंडर में आता है, तो सीपीआई दोस्तों वो लेबर ब्यूरो के अंडर में आता है। लेबर ब्यूरो नहीं, मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। तो दोस्तों जो सीपीआई है, सीपीआई का जो मेजरमेंट है वो सीएसओ के द्वारा किया जाता है। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। और जो सीएसओ है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर कार्य करता है, इसके अंतर्गत यह आता है। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो दोस्तों 2 डिपार्टमेंट होते थे हमारे, एक था आपका सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और दूसरा डिपार्टमेंट था आपका एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को मर्ज करके सन 2019 में 23 मई सन 2019 को दोनों डिपार्टमेंट को मर्ज करके एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो एनएसएसओ जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, सीएसओ जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी, दोनों को मर्ज करके 23 मई सन 2019 को एनएसओ बना दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। क्लियर है। तो सीपीआई संबंधी जो डाटा पब्लिश किया जाता है या जो डाटा कैलकुलेट किया जाता है वो वर्तमान में एनएसओ के द्वारा किया जाता है। पहले किसके द्वारा किया जाता था, तो वो किया जाता था सीएसओ के द्वारा। और सीपीआई के जो टाइप हैं दोस्तों वो 3 टाइप के हैं, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई अर्बन प्लस रूरल दोनों कंबाइन। तो इसको सीपीआई कंबाइन भी कहा जाता है। और मेन हमारा यही टाइप है जिसके आधार पर भारत में जो डाटा लिया जाता है सीपीआई का, वो सीपीआई अर्बन प्लस रूरल यानी कि सीपीआई कंबाइंड का डाटा लिया जाता। क्लियर है यहाँ पर। और अब बात करें डब्ल्यूपीआई की, सेकंड टाइप आ जाता है हमारा डब्ल्यूपीआई। तो डब्ल्यूपीआई का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स।
तो WPI। तो दोस्तों इसमें जो WPI है होल सेल प्राइस इंडेक्स, नाम से ही क्लियर हो गया। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से महंगाई देखी जाती थी, यहाँ पर होल सेल यानी कि मंडी के भाव थोक कीमत सूचकांक के आधार पर, यानी कि थोक विक्रेताओं के आधार पर, होल सेलर के आधार पर महंगाई का जो कैलकुलेट है वो किया जाता है कि होल सेल का रेट कितना है, पहले कितना होता था होल सेल में मंडी का भाव, अब कितना है। तो मंडी के भाव के आधार पर महंगाई का कैलकुलेट किया जाता है। और इसका जो मेज़रमेंट है WPI, जैसे CPI का मेज़रमेंट CSO और वर्तमान में NSO के द्वारा किया जाएगा, जो मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर कार्य करता है। ऐसे ही यहाँ पर WPI का जो मेज़रमेंट है दोस्तों वो OEA ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी के अंडर में, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी इसका जो माप करता है, मेज़रमेंट करता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंडर कार्य करता है। और ये मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये कार्य करता है। अब बात करें WPI में, तो WPI में दोस्तों तो 696 कैटेगरी के गुड्स हैं, केवल गुड्स, यहाँ पर सप्लाई का मेज़रमेंट नहीं किया जाता। तो इसीलिए सन 2014 से भारत में जो महंगाई का जो डाटा है वर्तमान में वो CPI के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, उसका डाटा को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर WPI और CPI गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड होते हैं। और WPI में केवल गुड्स थे, जो कि कितनी कैटेगरी के हैं, वह 696 कैटेगरी के हैं। पहले इनकी संख्या 676 होती थी। तो क्लियर है। तो यहाँ तक अब तक हमने मेज़रमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया, फिलिप्स कर्व और हमारा टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, इसमें हम ट्रेड बिजनेस साइकिल ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इन्फ्लेशन को कैसे आती है, मेन कारण क्या होता है इन्फ्लेशन का, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो इन्फ्लेशन का कंट्रोल मनी सप्लाई के द्वारा किया जाता है। तो मनी सप्लाई का जो कंट्रोल है दोस्तों वो एक तो RBI के द्वारा किया जाता है और दूसरा किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो RBI कैसे कंट्रोल करती है, तो वो करती है मॉनेटरी पॉलिसी बना के, और गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, तो वो करती है फिस्कल पॉलिसी बना के। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आते हैं और फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो किसी अलग वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपका जो एक शेयर है उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के स्वस्थ रहें, खुश रहें,